हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक। एक बार फिर से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपके लिए मैं आपके सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासमा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। यह हिंदी ट्रांसलेशन है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए बच्चों, ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा और पूरे चैप्टर को समझिएगा। इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, मैं इन्हें यहाँ समझाती जाऊँगी और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ, और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बार को डिटेल वीडियो आपको डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप इन्हें एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, लिखो पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले इसके हम टाइटल को देखते हैं, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराशमा। इसका क्या मतलब है? यानी तूफ़ान के मौसम में इराशमा। इराशमा क्या है ये आपको पता चैप्टर में चलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसे हम देखेंगे और आज आगे बढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड मैं बताती जाऊंगी, आप उन्हें लिख लीजिएगा। द साइक्लोन डेट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। यानी यह जो साइक्लोन था यह अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आया था, जिसमें हज़ारों लोगों को मारा गया था और सैकड़ों जो गांव थे वो तबाह हो गए थे। डिवास्टेड मतलब तबाह हो गए थे या नष्ट हो गए थे। हंड्रेड ऑफ विलेजेस यानी सैकड़ों गांव, और थाउजेंड ऑफ पीपल मतलब हज़ारों लोग। For 2 dreadful nights, Prashant, a young blaze man, was marooned on the roof of a house। यानी मैरून का मतलब है असहाय। प्रशांत जो एक नौजवान व्यक्ति था जिसने 2 भयानक रातें अपने दोस्त की छत पर बिल्कुल असहाय होके, यानी असहाय से मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उन रातों में बिताई। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू ब्लेज। और तीसरे दिन उसने अपने गाँव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली। क्या वह अपने परिवार को पा पाया? तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर हम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे जिससे हमें चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। मेरे साथ पढ़िए और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड लिखते चलिए। On 29 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irashama, a blaze town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his blaze, to spend the day with a friend। इसका क्या मतलब है ये आप पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। 27 अक्टूबर को 1999 को प्रशांत अपने मित्र के साथ एक पूरा दिन बिताने के लिए अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर हरसमा के प्रखंड मुख्यालय, जो कि तटीय उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है, गया था। ठीक है, अब इसे समझिए। ऑन 27 अक्टूबर 99 यानी 27 अक्टूबर 1999 को जिसकी माँ की मृत्यु 7 वर्ष पहले हो गई थी, प्रशांत कहाँ गया था? ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इराशमा। यानी इराशमा का ब्लॉक हेडक्वार्टर था, जो कि एक स्मॉल टाउन कोस्टल उड़ीसा, जो कि उड़ीसा तट का एक छोटा सा शहर था। और कहाँ से था? उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ एक दिन बिताने के लिए गया था। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनिसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। वो गया था तब तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन शाम को अ डार्क यानी घना एंड मिनिसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड यानी एक धमकी भरा, जो कि क्या कर रहा था? धमकी दे रहा था, बहुत तेज काली और डरावना सा क्या आया? तूफान आ गया। क्विकली गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गया। विंड्स विट अगेंस्ट द हाउस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। क्या मतलब है इसका? हवाएं घरों से ऐसी गति और तीव्रता से टकरा रही थी जैसे प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब वाइंड बीट्स मतलब वाइंड टकरा रही थी, अगेंस्ट द हाउस यानी हाउस से, विद स्पीड बहुत तेजी से। और प्रशांत ने ऐसी भयानक रात कभी भी नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसेंस रेन फिल्ड विद डार्कनेस यानी लगातार भारी वर्षा ने अंधेरे को गहरा कर दिया था। हैवी एंड इंसेंस मतलब है भारी और लगातार। रेन मतलब विद द डार्कनेस यानी अंधेरे से ढक दिया था। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। इसमें देखिए, आप महसूस कर सकते हैं
अगर आप प्रशांत की जगह होते तो आप क्या करते, बताइए। करिए। ये कितनी डरावनी आपको दिखाई दे रहा है, ये बादल, ये बारिश, कितना पानी, यानी उसके घरों की छत तक ये भरा हुआ है। वो तो प्रशांत के फ्रेंड का घर अच्छा था जो पक्का था और उस बारिश में नहीं बहा। अगर ऐसा ना होता तो प्रशांत कैसे बच पाता। और ये रियली एक इंसिडेंट है, एक रियल घटना है जो हुई थी और जो इसके राइटर हैं हर्ष मंदार, उन्होंने ये सुनी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई, चैप्टर बहुत बड़ा है, अब थोड़ा और मन लगा के पढ़ेंगे। अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, क्या कर दिया था उसने, लगातार भारी वर्षा ने अंधेरे को गहरा कर दिया था और पुराने पेड़ उखड़कर धरती पर गिर गए थे। अपरूटेड मतलब उखड़ गए थे, ठीक है। एंड क्रैश टू द अर्थ यानी क्रैश टू द अर्थ क्या हो गया था, धरती पर गिर गए थे और उखड़ गए थे, यानी वो धरती से बाहर आ गए थे। स्क्रीम रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश अवे, लोगों और घरों के तेजी से बह जाने के कारण सारा वातावरण चीखों से गूंज उठा था। मतलब स्क्रीम रेन मतलब चीखें, द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश अवे, यानी लोग बह रहे थे, घर बह रहे थे और सारे वातावरण में क्या हो गया था, चीख पुकार मच गई थी। वॉश अवे मतलब बहना, बह गया था। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज हाउस नेक डीप, और उफनता हुआ पानी उसके मित्र के घर में घुस गया था। एंग्री वाटर मतलब उफनता हुआ पानी, थ्रिल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और जो उफनता हुआ पानी था वह उसके मित्र के घर में गर्दन तक बढ़ गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। जो उसका मकान था वो ईंट और गारे से बना हुआ था और क्या कर रहा था, वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवा के द्वारा विनाश को झेलने में सक्षम था, ठीक है ना। जो बिल्डिंग वॉज ब्रिक एंड मोटार, मोटार क्या होता है, गारा जो होता है, ठीक है। ब्रिक आप जानते ही हैं, ईंट होती हैं। और स्ट्रॉन्ग एनफ यानी बहुत ताकतवर था, जो क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, कहाँ पे, विनाश में, डिवास्टेशन मतलब विनाश में। और किससे सर्वाइव कर रहा था, विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे की बहुत तेज़ी से जो विंड की जो गति थी उससे क्या कर रहा था, प्रति घंटे चल रही गति से अपने आप को बचा रहा था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू द with the crashing of tree that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। इसका क्या मतलब है, परंतु तकरीबन आधी रात के समय पेड़ों के उखड़कर उनके छत पर गिरने और उनकी छत और दीवारों को नुकसान के कारण परिवार का भय और बढ़ गया था। यानी कोल्ड टेरर यानी भय बढ़ जाना, फैमिली का, किसका, फैमिली का, किससे, क्रैशिंग द ट्री यानी पेड़ों का उखड़ने से, हैड अपरूटेड, अपरूटेड मैंने बताया था पेड़ों का उखड़ना, एंड फैलन ऑन देयर हाउस, और कहाँ गिर गया था, वो उनके घर पर गिर गया था। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, कब, रात में, आधी रात के समय। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, जो क्या कर रहा था, उनकी छत को और वॉल को नुकसान पहुंचा रहा था। बेटा इमेज करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। आप प्रशांत की जगह अपने आप को रखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, द क्रेज डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 hours, although winds speed had reduced somewhat by the next morning। क्रेज डिस्ट्रक्शन, यद्यपि हवा की गति अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी, पर समुद्री तूफान द्वारा लाया गया महाविनाश और समुद्री लहरों का आवेश अगले 36 घंटों तक जारी रहा। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अब लाइन तोड़ तोड़ के। द क्रेज डिस्ट्रक्शन, क्रेज डिस्ट्रक्शन मतलब महाविनाश, लिख लिया करो बच्चों, ठीक है। बुक में जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे मैं आपके इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड दूंगी, पर आप फिर भी लिख लिया करिए जिससे आपको हेल्प मिले। ब्रॉड बाई द साइक्लोन मतलब जो साइक्लोन के द्वारा लाया गया था। एंड द सर्च ऑफ द ओशन, सर्च ऑफ द ओशन क्या था, समुद्री लहरों का आवेश। कंटिन्यू फॉर द 36 hours, जो कब तक चला, 36 घंटे तक चला।
ये आल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस, यद्यपि, आल्दो मतलब यद्यपि, हवा की गति थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन क्या था, अगली सुबह तक हवा की गति थोड़ी सी कम हो गई थी, पर फिर भी क्या था, विनाश चालू था। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग ऑन द हाउस, यानी जो पानी घर में घुस रहा था उससे क्या हुआ, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। रिफ्यूज मतलब शरण लेना, किस पर शरण ली, रूफ पर शरण ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एज हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। इस सुबह की 2 मील रोशनी में भीषण समुद्री तूफान द्वारा लाए गए विनाश की पहली झलक को देख कर लगे आघात को प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा। कैसे है देखिए, प्रशांत विल नेवर फॉरगेट मतलब प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा, द शॉक यानी वो आघात, ही एक्सपीरियंस जिसका उसने अनुभव लिया, एट द फर्स्ट ग्लिम्स यानी पहली बार, ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर क्लोन यानी सुपर साइक्लोन के द्वारा लाए गए विनाश को देखकर, उसकी पहली झलक को देखकर प्रशांत अपने इस अनुभव को कभी भी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रेट लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, इसका क्या मतलब है, अगली सुबह की धूमिल रोशनी में, यानी वो इतना खतरनाक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आप उसे महसूस नहीं कर सकते, और अगर आप वहाँ होते तो सच में प्रशांत की जगह अब आप टूट गए होते। लेकिन प्रशांत देखिए कितना बहादुर बच्चा है। रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ मतलब, रैगिंग मतलब उफनता, ठीक है, डेडली मतलब खतरनाक, और ब्राउन मतलब भूरा, भूरे पानी की परत कवर्ड करी हुई थी एवरीथिंग यानी हर किसी चीज़ को, एज फार एज द आइज कुड सी मतलब जहाँ तक आंखें देख सकती थी, ओनली फ्रैक्चर सीमेंट यानी सीमेंट से बने हुए मकान, फ्रैक्चर्स थे मतलब टूटे हुए थे, स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस जो कि कुछ जगह पर खड़े हुए थे। ब्लोटेड एनिमल काराकास एंड ह्यूमन क्रॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, जानवरों की फूली हुई लाश और मनुष्यों के सब हर दिशा में बह रहे थे। अब यहाँ देख लीजिए, ब्लोटेड एनिमल काराकास यानी जानवरों की फूली हुई लाश और ह्यूमन बॉडी, फ्लोटेड यानी बह रहे थे, इन एवरी डायरेक्शन यानी हर दिशा में, ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फैलन, चारों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ टूटे हुए थे, गिरे हुए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फैलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और टू यानी 2 नारियल के पेड़ उनकी छत पर भी गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed। इसका क्या मतलब हुआ, यह एक छिपा हुआ वरदान था क्योंकि पेड़ों के नरम नारियलों ने आने वाले कई दिनों तक फंसे हुए परिवार को भूख से बचाए रखा। ठीक है, दिस वॉज ए ब्लेसिंग यानी यह एक आशीर्वाद था, इन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ। ठीक है, बिकॉज द टेंडर कोकोनट क्योंकि जो कोकोनट थे, टेंडर का क्या मतलब होता है यानी नरम। ठीक है, कोकोनट तो आप जानते ही हैं नारियल, और फ्रॉम द ट्री कैप द ट्रैप्ड फैमिली, क्या करा उन्होंने, फैमिली को बचाए रखा था। ठीक है, कैसे, भूखो, फ्रॉम स्टार्विंग भूख से, इन द सेवरल डेज बहुत दिनों तक जो कि आगे आने वाले थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, यानी क्या मतलब है, अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ सटकर छत पर बैठा रहा। ठीक है, द फ्रोजन इन द कोल्ड एंड इंसेंस्ड रेन, वे क्या हुआ, वे लगातार हो रही ठंडी बारिश में अकड़ गए थे, वे मतलब सारे लोग। द रेन वाटर वॉश्ड प्रशांत टीयर, जो बारिश के पानी थे उन्होंने प्रशांत के आंसू धो दिए थे। द ओनली थॉट that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone। जो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल कौन था, क्या उसका परिवार इस भीषण समुद्री तूफान की तीव्रता को झेलकर जीवित बचा हुआ था। Was he to be bereaved once again, क्या वह फिर से असहाय होने लगा था, bereaved मतलब असहाय। ठीक है, कितना अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट देखेंगे, 2 days later, which seems to Prashant like 2 years,
द रेन सीज एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। 2 दिनों के बाद जो प्रशांत को 2 साल प्रतीत हुए, बारिश रुक गई और बारिश का पानी घटने लगा। रिसीड मतलब कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत ने बिना देर किए अपने परिवार को खोजने का निर्णय लिया। डिटरमाइंड मतलब निर्णय लिया, सीक आउट मतलब खोजना, हिज फैमिली मतलब अपने परिवार को। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। लेकिन सिचुएशन जो थी वो अभी भी खतरनाक थी। सिचुएशन मतलब स्थिति। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और प्रशांत के मित्र ने, उसके परिवार ने उससे निवेदन किया कि वह थोड़े समय के लिए और रुक जाए। प्लीडेड मतलब निवेदन किया। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। पर प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही होगा। ही occupied himself with long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expeditions back to his blaze through his Solon floodwaters। इसका क्या मतलब है? उसने खुद को एक लंबे मजबूत डंडे से लैस किया और उमड़े हुए बाढ़ के पानी से होता हुआ वापस अपने गांव को 18 किलोमीटर लंबे अभियान पर निकल पड़ा। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और यह ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता था। इट ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन। लगातार अपनी उस स्टिक को सड़क को देखने में प्रयोग कर रहा था। ये देखिए किस तरह से प्रशांत एक स्टिक लेके अपनी गांव की तरफ जा रहा है। एक उसके हाथ में स्टिक है और गांव वाले सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं। और यहाँ लाशों का ढेर, जानवर, मकान, पता नहीं क्या क्या है। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सैलो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी कहाँ पर सबसे ऊपर है। सैलो मतलब ऊपर है, जिससे वो नीचे ना गिर जाए। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर पानी कमर तक गहरा था और धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कुछ जगह पर वह सड़क से हट जाता था और उसे तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिवील्ड टू फाइंड 2 friends of his uncle who were also returning to their place। कुछ दूरी तय करने के बाद अपने चाचा के 2 दोस्तों को भी अपने गांव वापस लौटते देख उसे राहत मिली। They decided to move ahead together। उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre। macabre का मतलब क्या होता है? घिनौना, डरावना। जैसे जैसे वे पानी को पार करते गए वैसे वैसे उन्हें दिखने वाले दृश्य और घिनौने होते गए। सीन मतलब दृश्य। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcass of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और इसका क्या मतलब है इसमें एक बार देख लीजिए। उन्हें कई मानव शवों को दूर धकेलना पड़ता था। आदमियों, औरत और बच्चों के शव और कुत्तों, बकरियों, पशुओं की लाश, जिन्हें जैसे ही वे आगे बढ़ते पानी की धारा उनकी ओर बहा देती। इन एवरी ब्लेस दैट दे पास्ड दे कुड वियरली से ए हाउस स्टैंडिंग। जिस भी गांव से वे गुजरते थे वहाँ वे दुर्लभ ही किसी मकान को खड़ा देखते थे। ठीक है ना, उन्हें कोई मकान ही वहाँ पर खड़ा दिखाई देता था, है ना। वियरली मतलब लगभग, कोई भी वहाँ पे मकान खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत अब जोर से रोने लगा था। लाउड मतलब जोर से और लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा। ही वॉज श्योर, वह निश्चित था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ। और वह निश्चित हो गया था, उसे यकीन हो गया था कि उसका परिवार इस महासंकट को नहीं झेल सकता। कैटास्ट्रोफ मतलब संकट, महासंकट। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज प्लेस कालीकुंडा। आखिरकार प्रशांत अपने गांव कालीकुंडा पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका दिल ठंडा पड़ गया।
Where their home once stood, there were only remains of his roof. जहाँ पर कभी उसका घर खड़ा होता था वहाँ पर सिर्फ अब कुछ उसकी छत की अवशेष थे। रिमेन्स मतलब अवशेष, रूफ मतलब छत। अवशेष जानते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े या कोई चीज़ खराब हो जाए उसका कोई। Their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of tree just visible above in the dark water. इसका क्या मतलब है? उसका कुछ सामान काले पानी के ऊपर बस थोड़े से दिख रहे पेड़ों की शाखाओं में मरोड़ी और कुचली हुई अवस्था में लटका पड़ा था। ब्लॉगिंग मतलब जो उसका सामान था, बरकॉट मतलब पकड़ा गया, मैंगल मतलब मरोड़ी, ट्विस्टेड मतलब थोड़ी, ठीक है, इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री यानी पेड़ों की शाखाओं पर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। वो जो युवा प्रशांत था अपने परिवार को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस शिविर में जाने का फैसला किया। डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, लुक फॉर मतलब देखना, और रेड क्रॉस यानी जो जब कहीं आपदा आ जाती है तो वहाँ जो उन लोगों को क्या दिया जाता है, उनको सहूलियत दी जाती है, उन्हें सही किया जाता है, उनको खाने के लिए रहने के लिए कपड़ा वगैरह दिया जाता है, उसको रेड क्रॉस शिविर कहते हैं। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. भीड़ में जिस पहले इंसान को उसने देखा था वह उसकी नानी थी, और नानी भूख से कमज़ोर डबडबाई आंखों से हाथों को बढ़ाए हुए उसकी तरफ दौड़ी, है ना। ब्रीमिंग मतलब डबडबाई। इट वॉज ए मिरेकल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो उसे कब का मृत समझ लिया था। डेड मतलब मरा हुआ। वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। जल्द ही उसके आने की खबर फैल गई और उसका सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो गया और उससे लिपट गया। प्रशांत एनेक्सली स्कैंड द मोटले बैटल ग्रुप। प्रशांत ने उत्सुकता से रंग बिरंगे चीर सिर समूह को देखा। His brother and sister, his uncle and aunts, they all seemed to be there. उसके भाई, उसके बहन, उसकी चाची, उसके चाचा जी, सभी लोग वहाँ पर थे। By the next morning, as he took in desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह तक जब उसने शिविर की स्थिति का मुआयना कर लिया, उसने स्वयं को व्यवस्थित करने का फैसला लिया। ठीक है ना, ग्रिप ओवर यानी अपने ऊपर कंट्रोल करा। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ यानी उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। किसका? जो 2,500 लोगों की भीड़ जो शेल्टर में थी उसको उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उसके घर का कोई मर गया है। 86 लाइफ वर लॉस्ट इन द ब्लेज। गांव में 86 लोगों की जान चली गई थी। द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश, और जो 96 मकान थे वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। शिविर में यह उनका चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टमल्ट ऑफ ट्यूबिल। अभी तक वे हरे नारियलों पर जिंदा थे, पर इतने सारे लोगों के लिए वे नारियल कम थे। टमल्ट मतलब भीड़ होना, लोगों की भीड़ होना। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज ब्लेस इफ नो वन एल्स डिड। प्रशांत जो सिर्फ 19 वर्ष का था अपने गांव का नेता बनने का फैसला किया यदि कोई अन्य ना बना तो। ठीक है, एज ए लीडर बनने का। He organized a group of youths and elders to join pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने नवयुवकों और बड़ों का एक संगठन बनाया जो मिलकर व्यापारी पर फिर से चावल दे सके। This time the delegation succeeds and returned triumphantly, wading through the receding waters and food for the entire shelter. इस बार यह प्रतिनिधि मंडल सफल हुआ और सारे शिविर के लिए भोजन लेकर प्रफुल्लता से पानी पार करता हुआ आया। ठीक है ना, डेलीगेशन मतलब जो उसका प्रतिनिधि मंडल था जो उसने बनाया था। सक्सीड मतलब सफल होना। ट्रिफेंटली मतलब विजेता पूर्वक। ठीक है, बैडिंग थ्रू मतलब लौट कर आया, और कहाँ से? कम होते हुए पानी में से। नो वन केयर डेट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, और किसी ने यह परवाह नहीं करी जो राइस थे वो खराब हो चुके थे, क्योंकि वो 5 दिन से भूखे थे इसीलिए उन्होंने राइस को भी खा लिया।
Branches from fallen tree were gathered to light a reliquent and slow fire on which to cook the राइस। चावल बनाने के लिए गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं इकट्ठी करके एक धूमी और मुश्किल से जलती हुई आग जलाई गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेली। समुद्री तूफान शिविर में जीवित बचे लोग 4 दिनों में पहली बार अपना पेट भर सके, क्योंकि वो अभी तक कोकोनट ही खा रहे थे। His next task was to organize a team youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcass and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured। ये प्रशांत का जो अगला काम था वो शिविर से गंदगी, उल्टी, पेशाब और तैरते सब साफ करने के लिए, घायलों के जख्मों और टूटी हुई हड्डियों की देखभाल करने के लिए नवयुवकों और स्वयंसेवकों का एक दल संगठित करना था। और ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना, वॉलंटियर की, और सब आपको पता है उल्टी, दस्त, यूरिन, फ्लोटिंग काराकास, तैरते हुए शव की सफाई करने का। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some parcel। 5वें दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर शिविर के ऊपर से उड़ा और वहाँ खाने के कुछ पार्सल गिराए। It then did not return, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं आया। The youth task force gathered empty, काम करने वाले नवयुवकों के दल ने शिविर से खाली बर्तन इकट्ठे किए। और देखिए ये क्या हुआ, शिविर से खाली बर्तन इकट्ठे किए, उन्होंने कुछ बच्चों को लिटाया, उनके ऊपर खाली बर्तन रखे, और ऊपर से सेना के जब हेलीकॉप्टर ने देखा कि बच्चे भूखे हैं और अपने खाने के लिए मांग रहे हैं, तो उन्होंने इनके ऊपर खाना दिया। अटेंशियल्स फ्रॉम द शेल्टर्स, यानी अन्य जरूरी वस्तुओं को भी उसने पार्सल फेंकाया। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelters with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry। फिर उन्होंने बच्चों को शिविर के आसपास पानी द्वारा छोड़ी गई रेत पर अपने पेट पर बर्तन रखकर लेटने के लिए नियुक्त किया। यानी क्या किया, देखो, लाई इन द सैंड, यानी सैंड पर लिटा दिया उनको, और जो पानी द्वारा वहाँ पर छोड़ी गई थी। उसके बाद उन्होंने बर्तनों को अपने स्टोमच यानी पेट पर रखा, और इसके बाद क्या हुआ, जिससे वे गुजरते हुए हेलीकॉप्टरों को जाहिर कर सके कि वे भूखे हैं, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी ऊपर उड़ते हैं और वो उनको नहीं बता सकते बोल के कि हम भूखे हैं। परंतु जब हेलीकॉप्टर ऊपर से देखेगा कि बच्चे लेटे हुए हैं, उनके ऊपर खाली बर्तन है, तो ये उसने एक बहुत दिमाग वाला काम किया था, और जिससे उसके शिविर में राहत सामग्री की भरपूर मात्रा आने लगी। The message go through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs। संदेश पहुंच गया, क्योंकि बहुत अच्छा संदेश था और बहुत अच्छा तरीका था, और उसके बाद से हेलीकॉप्टर नियमित रूप से शिविर के चक्कर लगाता और ऊपर से खाने और अन्य जरूरी वस्तुओं के पार्सल फेंकता था। यानी एयर ड्रॉपिंग यानी ऊपर से पार्सल फेंकना। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। प्रशांत ने पाया कि काफ़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऑर्फन मीन्स अनाथ। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने उन्हें एकत्र किया और उनके लिए पॉलिथीन की चादर का शिविर बना दिया। ब्रॉट देम मतलब इकट्ठा किया, और पुट अप मतलब बना दिया, किसमें, पॉलिथीन शीट के शेल्टर में। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter। औरतों को उनका ध्यान रखने के लिए भेजा जाता, जबकि पुरुष शिविर के लिए खाने और अन्य वस्तुओं का प्रबंध करते थे। ये देखिए, ये जो मैन हैं ये खाने का प्रबंध कर रहे हैं सबके लिए, और वुमेन इनकी देखभाल कर रही हैं। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत को जल्दी ही एहसास हो गया कि औरतें और बच्चे अपने दुख में और गहरे डूबते जा रहे हैं। यानी उनको बहुत ज़्यादा दुख था कि उनका कोई भाई ख़त्म हो गया था, किसी का बच्चा ख़त्म हो गया था, किसी का पति ख़त्म हो गया था। He persuaded the women to start working in the food for program, start an NGO, and for the children he organized sports event। उसने औरतों को फूड फॉर
वर्क यानी खाने के बदले काम वाले प्रोग्राम में जो एक एनजीओ द्वारा शुरू करा गया था उसके लिए राजी कर लिया और बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स यानी गेम के खेल का आयोजन किया। परस्यूट मतलब राजी करना। He himself loved to play cricket and so he organized cricket match for children. उसको खुद भी मैच खेलना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसने बच्चों को क्रिकेट मैच खेलने के लिए एकत्रित किया। प्रशांत engaged with other volunteer in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. इसके बाद प्रशांत खुद ही अदर स्वयंसेवकों के साथ, स्वयंसेवक क्या होते हैं जो खुद से काम करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है ना, वॉलंटियर, उनके साथ जो विधवाएं थी और बच्चे थे उनके जीवन की टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए आगे आया। टूटी हुई कड़ी मतलब जिससे कि वो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लांट was to set up institute for orphan and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institute children would grow up without love and widows. यानी जो गवर्नमेंट का प्लान था, जो सरकार थी, उन्होंने क्या करा, अपनी शुरुआती योजनाओं में अनाथों और बच्चों के लिए एक संस्था बनाने की कोशिश की, परंतु इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया क्योंकि ऐसा महसूस किया गया ऐसी संस्थाओं में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं कलंक और अकेलेपन को झेलें। वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, यानी स्टिग्मा होता है कलंक और लोनलीनेस होता है अकेलापन। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू foster families made up of childless widows and children without adult care. इसका मतलब क्या था, प्रशांत का जो ग्रुप था उसका विश्वास था कि जो अनाथ हैं वो उसी कम्युनिटी में यानी उन्हीं की संस्था में दोबारा से रीसेटल कर दिए जाएं। पॉसिबली संभवतः जो नई फॉस्टर फैमिली हैं वो क्या करें, वो बच्चों को और विधवाओं को ले लें जहां बच्चे बिना केयर के हैं। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, भीषण समुद्री तूफान से हुए विनाश को 6 महीने हो चुके थे। डिवास्टेशन मतलब विनाश, सुपर साइक्लोन का मीनिंग आप कमेंट में लिख के बताइए। दिस टाइम प्रशांत बाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेशेंट। इस बार प्रशांत की जख्मी आत्मा सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गई है क्योंकि उसके पास अपने दर्द की चिंता करने का समय नहीं है। बाउंडेड स्पिरिट मतलब जख्मी आत्मा, जैसे किसी आत्मा में या हमारे दिल में कोई जख्म हो जाता है, हमें कुछ बहुत दुख होता है, वो क्या हो गई है, हील्ड हो गई है, मतलब स्वस्थ हो गई है क्योंकि उसे अब दर्द को महसूस करने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his bliss seek out most in their darkest hour of grief. उसका जो खूबसूरत युवा चेहरा था, उसके गांव के का अनाथ बच्चे और विधवाएं उस खूबसूरत चेहरे को, युवा चेहरे को अपने दुख की काली घड़ी में उसी को तलाशती थी। जिसको जो भी दुख होता था वो उस प्रशांत को ही ढूंढता था। आई होप बच्चों आपको ये हर्ष मंदौर द्वारा लिखी हुई कहानी समझ में आई होगी और हमें समझना होगा कि हमें भी खुद आगे बढ़ के अपने आप को काम में देना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कि कोई हमसे कहे तो हम तभी करें। इसके बाद बच्चों जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इससे आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकेंगे। साथ में आपको ये ग्लॉसरी भी नोटबुक में लिखनी है। इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ। बेटा आप वीडियो को पॉज करें और उसको लिख लें। और जाते जाते बस एक बात बेटा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपकी बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए P3 के लिए और आपके एनुअल के लिए। अच्छी मेहनत करिए जिससे आप अपने नंबर इंग्लिश में अच्छे से ला सकें। और हाँ बेटा मुझे पता है वही बात कि आपको डिटेल वीडियो नहीं पसंद, पर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लें और पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि मैंने इसमें वर्ड बाय वर्ड आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताई है। बाय बाय, हैवी नाइस डे। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ।